नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान 12 अक्टूबर से 5 चरणों में होगा चुनाव। 8 नवंबर को होगी मतगणना। %6 बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। कैबिनेट ने दी गोल्ड बोनस स्कीम को मंजूरी। टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की छूट। शीतकालीन सत्र में पेश होगा जीएसटी बिल। सरकार ने लिया मानसून सत्र के अवसान का फैसला। वित्त मंत्री का कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप। डीजी स्तर की बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी। कल होगी बीएसएफ के महानिदेशक से मुलाकात। सीमा पार से फायरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और कॉल ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियों को ट्राई का अल्टीमेटम। सेवा में सुधार के लिए 15 दिन की मोहलत। नहीं सुधरने पर कार्रवाई की चेतावनी। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए तारीखों का ऐलान। बिहार में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 दौर में चुनाव होंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी और 36 विधानसभा सीटों में ईवीएम से वोटिंग स्लिप भी मिलेगी। आयोग ने चुनाव के दौरान आने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 5 चरणों में मतदान होगा। पहले दौर में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 16 सितंबर को जारी होगी। दूसरे दौर में 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। चौथे दौर में 1 नवंबर को 55 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें और आखिरी दौर में 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार इलेक्शन will be conducted in 5 phases. The phase 1 election in Bihar, the date of notification will be 16th September 2015. चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव कराने की व्यवस्था की है। हर जिले में 2 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी और 36 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी ईवीएम इस्तेमाल होंगी जिनसे स्लिप निकलेगी। Election in Bihar would also be the first where VVPAT, voters verifiable paper audit trail machine will be utilized in 36 constituencies. आयोग के मुताबिक राज्य की 47 सीटों पर माओवादियों का असर है। सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। चुनाव के दौरान सीमा से अधिक पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए 80 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा। The commission has also rolled out a very effective and strengthened strategy to check misuse of money to influence voters, including the menace of paid news. राज्य में कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं। इसके लिए 62,779 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बिहार में 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। स्वागत किया ऐलान का और चुनाव के लिए खुद के पूरी तरह से तैयार होने का दावा भी किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, खुशी की बात है। मॉडल कोड लागू हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। बिल्कुल हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। स्वागत करते हैं। 5 फेज में है। 1 फेज में होता तो और अच्छा है ना। ये 5 फेज में लंबा तो हो ही गया। हम लोग बहुत दिनों से तैयार हैं। ये कोई तो अनपेक्षित घोषणा तो है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को आप समझिए कि बिहार के चुनाव में प्रामाणिक बदलाव होगा। वो समय कहाँ बचा है,
और हमको लगता है कि जो 5 चरण का है ठीक है। घोषणाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन एक ही फेज में हो, मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और हम संवैधानिक संस्था के फैसलों पर एडवर्स टिप्पणी नहीं करते। मिलिट्री फोर्स और सेंट्रल फोर्स रखने की बात आई है, ये कदम है उनका सराहनीय है। हम लोगों की मांग रही है कि बिहार में जब तक के सेंट्रल फोर्स नहीं लगाया जाएगा चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा, इसकी चिंता उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने सोच समझ के डेट निर्धारित किया है और ये अच्छा है कि दिवाली फेस्टिवल से पहले सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। The left is prepared. The left is not only prepared, the left through a very successful public convention on the 7th, 2 days ago, has announced its program for the people of Bihar. तो चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया और उसके बाद की राजनीति और उठापटक को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पटना से जुड़ रही हमारी सहयोगी संवाददाता आरफा और स्टूडियो मेरे साथ नीलाम मिश्रा जो कि संपादक हैं हिंदी आउटलुक के। आप दोनों का स्वागत है। नीलाम जी, सबसे पहले तो 5 चरण में चुनाव, बिहार के लिहाज से आमतौर पर कई चरणों के चुनाव को हम देखते हैं। लालू यादव भले ही कह रहे हो कि हम तो 1 चरण चाहते थे, लेकिन शायद तैयारियों के लिहाज से 5 चरण मुफीद है, ठीक है? हाँ, 5 चरण ठीक है। और उसमें आप देखिए कई नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं जहाँ कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आपको नेपाल से लगी हुई बड़ी सीमा है, वहाँ भी कई बिहार के लोग कई नेपाल में भी जाके चुनाव में अपने कारनामे आजमाते हैं। नेपाल से भी इधर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई सीमा है और उत्तर प्रदेश का भी पूर्वांचल का इलाका है, वो भी थोड़ा वोलाटाइल जिसको कहते हैं। तो इन सब को देखते हुए सही है। और आप करें कि मतलब 5 चरण के लिहाज, चुनाव के लिहाज से और हाँ लंबा है। शायद ये हो सकता था कि ये चरण थोड़ा छोटे हो सकते थे, मतलब एक चरण से दूसरे चरण के बीच गैप थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन चुनाव आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और किसी तरह का आरोप भी अपने ऊपर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए शायद ये किया गया। आरफा, आप कई दिनों से बिहार के दौरे पर हैं और पटना में इस वक्त हैं और कई अलग अलग इलाकों का आपने दौरा किया है। आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, सभी ये कह रहे थे कि हम तो बहुत पहले से तैयार हैं, लेकिन वाकई क्या दोनों गठबंधन सीटों के लिहाज से या फिर कैंडिडेट्स के लिहाज से उतने तैयार नजर आते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऊपरी तौर पर यह दिखावा दिखता है, अंदर अभी भी तार या मैं कहूँ उलझे हुए दिखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कविंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो तनाव है वो दरअसल अब अंदरूनी नहीं है बल्कि बाहर आ चुका है और खासकर एनडीए में ये तनाव खुलकर सामने आ रहा है। इससे पहले हमने जनता परिवार में देखा 2 उनके महत्वपूर्ण सहयोगी बाहर आ चुके हैं, परिवार तोड़ चुके हैं वो, और बाहर आकर फिलहाल आपने देखा किस तरह से मुलायम सिंह यादव बाकायदा नीतीश कुमार पर, वो भी उनकी धर्मनिरपेक्षता पर हमला कर रहे हैं। तो किस हद तक ये वार हो रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मुद्दे आखिर क्या होंगे चुनाव के, मैं अभी राज्यसभा टेलीविजन की टीम लौटी है जहानाबाद और उसके आसपास के जो इलाके हैं, खासकर बथानी टोला, बेथा, जहां पर के नरसंहार हुआ था दलित समुदाय के लोगों का, और उनमें से ज्यादातर लोग बल्कि सभी लोग जो है अदालत के जरिए छोड़ दिए गए हैं। तो अफसोस की बात कविंद्र ये देखिए कि ये ऐसे मुद्दे हैं बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए, उनके अधिकारों से जुड़े हुए, कि किस तरह से अभी भी सामंती ताकतें जो हैं वो क्या कुछ कर पा रही हैं बिहार में, इस सब के बावजूद कि पिछले 10 साल समाजवादी रूल रहा, उससे पहले लालू यादव रहे, उस सब के बावजूद भी सामंतवाद किस हद तक जड़ पकड़े हुआ है बिहार में। लेकिन ये सब लगता है कि मुद्दे बिल्कुल बन ही नहीं पाएंगे। अभी हम जिस गांव से, कई गांवों का हमने दौरा किया, वहां अभी तक आजादी के इतने साल बाद यकीन करिए कविंद्र कि वहां सड़क नहीं है, पानी ढंग का नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली की शक्ल नहीं देखी है लोगों ने, बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, लेकिन लगता है जैसे कि वो मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा है तो कितना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज जो है वो एनडीए या फिर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, उन्होंने दिया है बिहार को, और उसके काउंटर में किस तरह से दुगना पैकेज जो है वो नीतीश कुमार कागज पर दिखा सकते हैं। तो जो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से, बहुत ही कागजी जो है बयानबाजी हो रही है, जो आम जनता से जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, उसको लेकर जो एक मारकाट है आम आदमी के अंदर,
आम युवा के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, जिस तरह से युवा जो है वो 18 साल की उम्र से ये सोचने लगता है कि अब उसका राज्य से बाहर जाने का वक्त आ गया है, बेहतर जिंदगी के लिए एस्पिरेशंस वो देख रहा है। इंटरनेट का ये युग है जहां पर उसे पता चल रहा है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और उसे ये भी अच्छी तरह अंदाजा है उसको कि वाकई बिहार में क्या नहीं हो रहा है। नीलाभ, जैसे कि अरफान कहा कि बहुत अहम है कि क्या ऐसा लगता है कि इस तरह की पिच पॉलिटिकल पार्टियां तैयार करती हैं जहां पर उन मुद्दों को वो, मैं कहूं कि धूल के नीचे दबा देती हैं, जिन पर शायद सवाल जवाब होने से वो कटघरे में खड़ी होती हैं, असल जो मुद्दे हैं, और विकास के जिस मुद्दे या फिर मैं कहूं कि जिस बड़े बैलून के सहारे दोनों गठबंधन आक्रामक तेवर अपना रहे, क्या असल वाकई वही बड़ा मुद्दा दिखता है आपको इस बार के चुनाव में बिहार में? नहीं, विकास के जो एक अमूर्त ढंग के विकास की बात राजनीति में है और वो उस विकास का ज़मीन पर जो वास्तविकता है उससे कोई संबंध नहीं होता। मसलन ये पैकेज इतने का आ रहा है, पर इस पैकेज में होगा क्या? हमारे गांव को क्या मिलेगा, हमारे इलाके को क्या मिलेगा, हमारे इसको, ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। और उसके साथ जो बेरोज़गारी में भी अब रोज़गार कैसे सृजित होंगे, कैसे बनेंगे, सिर्फ 2-4 बड़ी परियोजनाओं के कोई कुछ और बात करता नहीं है, लेकिन 2-4 बड़ी परियोजनाएं तो बहुत कुछ दे नहीं सकती। तो फिर बात आ जाती है वहाँ जाति। अब वो पहचान का मसला नहीं है जितना कि भाई जो केक है, विकास का केक है, उसमें किस जाति का हिस्सा कितना होगा। तो क्या ये कहें कि बिहार की राजनीति जो पहले जातियां एक मैग्नेट का काम करती थी, अब वो मैग्नेट या उसका आकर्षण मैं कहूँ, अट्रैक्शन कहूँ, वो कमज़ोर हो चला है, दूसरे मुद्दे ज़्यादा हावी होते दिखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब जातियां भी हैं और दूसरे मुद्दे भी हैं। और पहले भी जब कहते थे कि जातियां हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे मुद्दे नहीं थे। हाँ, दूसरे मुद्दे होते थे। सवाल ये है कि अगर विकास की कोई एक दिशा होती है तो वो उस दिशा के बारे में जातियों का होता था, कौन उसको नियंत्रित करेगा, वहाँ आ जाता था। इसलिए जाति के रूप में नहीं। हाँ, इस बार एक जाति के ढंग की एक नई राजनीति भी शुरू हुई है जिसमें ये हो रहा है कि भाई तुम्हारी जाति का अपमान हो गया या इस जाति का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस पर ज़्यादा और प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि मैं फलां जाति से हूँ और इसलिए मुझे आप ये दीजिए। तो जाति भी बिहार में एक वास्तविकता है, इसको नकार के कोई दल चल नहीं सकता है। शुक्रिया नीलाभ जी आपका, और बहुत शुक्रिया आरफा आपका पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों से अपील, जोखिम लेकर करें निवेश। क्या नरमी के दौर में निवेश से घबरा रहा है कॉर्पोरेट? आखिर क्या है उद्योग जगत की बेचैनी? देखिए देश देशांतर, निवेश की अपील, रात 8:30 बजे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से मानसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला किया है। साथ ही जीएसटी से जुड़े विधेयक के लिए फिलहाल सत्र की संभावनाएं खत्म हो गईं। कांग्रेस के साथ सहमति न बनने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए फिर से संसद सत्र बुलाने की मंशा छोड़ दी है। बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रपति से मानसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीधे तौर से कांग्रेस पर जीएसटी में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। Implemented by 1st April, but if this kind of obstructionism remains, then perhaps the Congress party may succeed in hurting India, hurting India's economy, and allowing it to derail for some time. हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और लगभग कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इसके पक्ष में हैं और इसलिए हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा। कांग्रेस ने वित्त मंत्री के आरोपों को खारिज किया है।
पार्टी नेता सीपी जोशी ने साफ किया कि सरकार जीएसटी के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। भारत की जनता को ये मालूम है कि यूपीए सेकंड में किस पार्टी ने जीएसटी को रोका, कितनी बार संसद को रोकने का काम किया। वो आज हमको बता रहे हैं कि हम रोकने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि अप्रत्यक्ष कर से जुड़े जीएसटी को अप्रैल 2016 से लागू कर दिया जाए। सरकार के सामने विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती है और बिना कांग्रेस के समर्थन के ऐसा मुमकिन नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के नजरिए से कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए। अब टेलीकॉम कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग कर सकती हैं और साथ ही इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 113% से बढ़ाकर 119% कर दिया। इससे करीब 50 लाख कर्मचारी और 56 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जुलाई से ही मिलेगा। कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मोबाइल ऑपरेटर स्पेक्ट्रम को दूसरी कंपनियों को बेच या किराए पर दे सकते हैं। इसके लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। हालांकि कंपनियों को 45 दिन पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के नजरिए से इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। जो कॉन्टिगुअस स्पेक्ट्रम को लेकर दिक्कत होती थी तो उसको सुविधा मिलेगी ताकि सर्विस अच्छी होगी। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था लेकिन कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ा सके, तो देयर स्पेक्ट्रम हैज बिकम ए डेड एसेट, तो उसका उपयोग कर सके, तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। केंद्र सरकार ने साफ सुथरी ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत भविष्य में देश में मौजूद पवन ऊर्जा के बेहतर दोहन में मदद मिलेगी। विंड एनर्जी की मैपिंग होगी, कौन कौन से एरियाज में इसकी संभावना ज्यादा है उसको लोकेट किया जाएगा। सरकार उसकी सब अप्रूवल्स डिफेंस से, शिपिंग से, स्पेस डिपार्टमेंट से, अन्य अप्रूवल्स केंद्र सरकार लेके फिर उसको बिडिंग के माध्यम से लोगों को उसमें अट्रैक्ट करेगा। केंद्र सरकार ने कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले विधि आयोग का भी पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसके तहत 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2015 से लेकर 31 अगस्त 2018 तक होगा। 20वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को ही खत्म हो गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने आज सोने से जुड़ी 2 योजनाओं को मंजूरी दी। योजनाएं हैं सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इनसे सोने की मांग को कम करने के साथ ही देश के चालू खाते को घाटे में बांटने में मदद मिलेगी। घरों में पड़े सोने को बैंकों में जमा होने से आर्थिक गतिविधियों में बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने की भी सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोई भी शख्स 1 साल में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेगा, जिस पर सरकार ब्याज देगी। योजना के तहत सरकार का 15,000 करोड़ रुपए गोल्ड बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है। बॉन्ड की पूरी गारंटी भारत सरकार की होगी। सोने की कीमत के आधार पर ब्याज मिलेगा और ब्याज दर को समय समय पर सरकार की ओर से तय किया जाएगा। ब्याज फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। भारत सरकार की बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। इसकी जो सेल होगी वो केवल इंडियन एंटिटीज तक होगी। गोल्ड बॉन्ड कम से कम 5 से 7 साल के लिए लेना जरूरी होगा। बॉन्ड में समय से पहले राशि निकालने की भी छूट मिलेगी। बॉन्ड को दूसरे को ट्रांसफर करने की भी छूट होगी। गोल्ड बॉन्ड डीमैट और पेपर दोनों रूप से जारी होगा। बॉन्ड के जरिए लोन मिल सकेगा और पैसे निकालते वक्त सोने के मौजूदा भाव पर भुगतान होगा। गोल्ड बॉन्ड से आने वाली राशि गोल्ड रिजर्व फंड में जमा होगा। बॉन्ड डाकघर, बैंक, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी और एजेंट के जरिए मुहैया होंगे। इसके अलावा घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए कैबिनेट ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत घरों में पड़ा सोना बैंकों में जमा किया जा सकता है। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े कारोबारी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सोना लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत बेकार सोना बैंकिंग सिस्टम में डालने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, वहीं लोगों को भी ब्याज के जरिए कमाई होगी। रिडेम्पशन के टाइम आपको गोल्ड
भी मिल सकती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो गोल्ड भी वापस मिल सकता है, और उसके ऊपर जो ब्याज दर तय होगी वो ब्याज भी आपको मिल जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लिए 2015-16 के बजट के दौरान प्रस्ताव पेश किया था। बैंक की कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने मोबाइल कॉल ड्रॉप के मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क सुधारने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। ट्राई के चेयरमैन आर शर्मा ने आज तमाम टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की और 15 दिन के बाद फिर से इस मामले की समीक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने संकेत दिए कि स्थिति न सुधरने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो सकती है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत की शुरुआत गुरुवार को दिल्ली में होगी, जिसमें भारत की ओर से BSF के DG और पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुख के नेतृत्व में सीमा पर गोलीबारी और अवैध घुसपैठ को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। करीब 1.5 साल के बाद दोनों देशों के बीच इस मसले पर जिम्मेदार अधिकारियों के बीच ये बातचीत शुरू हो रही है। गुरुवार को दिल्ली में होने वाली DG स्तर की बैठक में भारत और पाकिस्तान की ओर से 16 सदस्य शामिल होंगे। इस बातचीत का नेतृत्व BSF के महानिदेशक DK पाठक और पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशक मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की करेंगे। सीमा पर रहने वाले लोगों को इस बातचीत से गोलीबारी के थमने की उम्मीदें हैं। बातचीत होनी है, बातचीत से ही हल होना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि बातचीत करें और कोई पुख्ता हल निकालें ताकि बॉर्डर पर शांति बनी रहे, यहाँ के लोग रसें बसें। बुधवार को पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल वाघा बॉर्डर होते हुए दिल्ली पहुंचा। 3 दिनों तक चलने वाली इस बातचीत में भारत सीमा पार से गोलीबारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा आतंकवादियों की घुसपैठ और गुजरात स्थित कच्छ के रण जैसे इलाकों से नशीली दवाओं की तस्करी का मामला भी उठेगा। इस बीच BSF की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बातचीत में विभिन्न स्तरों पर संवाद स्थापित करने, आपसी समन्वय के साथ सीमा पर गश्त करने और आपसी विश्वास बहाली करने जैसे सकारात्मक मसलों को भी बातचीत में शामिल किया जाएगा। BSF और पाकिस्तान रेंजर्स दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी की वजह से आम भारतीय मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस मसले पर फोन करने या झंडे दिखाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। सीमा पर होने वाली गोलीबारी से दोनों तरफ के आम नागरिक हलकान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान संघर्ष विराम को फिर से जारी करने पर सहमत होता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिन के दौरे में आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। उन्होंने जिले की खराब सड़कों की स्थिति पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 61 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी करने की मांग की। सोनिया गांधी ने जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बात कही। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फंड में कटौती किए जाने पर नाराजगी जताई। मई महीने में भी अनुश्रवण समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था। संसद भवन में मंगलवार से चल रहा लोक लेखा समितियों के अध्यक्षों का सम्मेलन आज खत्म हो गया। इसमें मुख्य तौर पर लोक लेखा समिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही PSC की सिफारिशों पर अमल करने के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही गई। बैठक में सभी राज्यों के लोक लेखा समिति के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KV थॉमस ने कहा कि इस सम्मेलन में रखे गए तमाम मुद्दों पर PSC में चर्चा की जाएगी और उसके बाद सिफारिश सौंपी जाएगी। पार्टी के लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोर पावर टू बी वेस्टेड विद PSC टू कर्ब irregularities and leakages, then recommendations to be mandatory and should not be considered merely advisory. एसिड अटैक मामले में जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से जवाब तलब किया। अदालत ने पूछा कि इसे क्यों न अदालत की अवमानना माना जाए। एसिड अटैक मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि अब भी कई जगहों पर आसानी से एसिड की बिक्री हो रही है। अदालत ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को हलफनामा देने या निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। दिल्ली में अब तेजाब हमले की पीड़ितों को नौकरी दी जाएगी। राज्य महिला आयोग ने 20 पीड़ितों के नाम सरकार को भेजे हैं। इसके साथ ही मुआवजे की राशि 3 लाख से बढ़ाकर
7 लाख करने की सिफारिश भी की है। लेकिन सिफारिशों और वादों के बीच तेजाब पीड़ितों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। साल की वीना की जिंदगी अब पूरी तरह से डॉक्टरों और रिश्तेदारों की मोहताज बनकर रह गई है। इस हंसती खेलती लड़की पर 3 साल पहले तेजाबी हमला हुआ था, जिसने न केवल इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदरंग कर दिया, बल्कि पूरे परिवार को भी तोड़ कर रख दिया है। वीना के इलाज के खर्च के लिए पिता को कर्ज लेना पड़ता है। इलाज इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि हम जाते जाते थक गए हैं, ठीक है। डेली जाओ, लाइन में लगे हो और काम भी नहीं होता। हम इसलिए इतना परेशान हो गए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अपना इलाज अब नहीं करवाएंगे। ये दर्द अकेले वीना का नहीं है। वीना जैसी कई तेजाब पीड़ित लड़कियां ऐसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। सरकार और कोर्ट की इस तरह के हमले रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजाब हमलों की संख्या में कमी नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में तेजाब हमले की 309 वारदातें हुई। इनमें दिल्ली में 35 मामले दर्ज हुए। 2013 में इनकी संख्या 67 थी और 2012 में 85। अब दिल्ली महिला आयोग पीड़ितों को सरकारी नौकरी दिलवाने की कोशिश में है। 20 एसिड अटैक विक्टिम्स के सीवीज इकट्ठा कर लिए उनके घर घर जाकर। अब ये 20 एसिड अटैक विक्टिम्स के सीवीज हम दिल्ली सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको सरकारी जॉब्स दिए जाएं। इस कोशिश से पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वालों में भी उम्मीद जागी है। दिल्ली सरकार ने अभी जो कहा है कि हम करेंगे, हम इस कानून को अमल में लाएंगे। अभी तो ये प्रस्ताव है, हम तो चाहते कि तुरंत इसको फाइनल करके वो एसिड विक्टिम्स को दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ितों को मदद देने की कोशिशें तो शुरू हुई, लेकिन इनकी तकलीफ कम करने के लिए इन कोशिशों को सही तरह से अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। अनु देवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को साल 2014 के गांधी शांति पुरस्कार से आज सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में इसरो के प्रमुख एएस किरण कुमार ने संस्थान की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। इसरो ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें मंगलयान, चंद्रयान और क्रायोजेनिक इंजन की लॉन्चिंग के अलावा भारी उपग्रहों को छोड़ने की तकनीक शामिल है। सरकार ने 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी और हर साल ऐसे शख्स और संस्थानों को पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा और गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में योगदान दिया। स्थापना के लिए उन्होंने इस संगठन की वैश्विक बाजार में अच्छे संकेतों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी का रुख दिखा। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी में खरीदारी का माहौल रहा और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी 1.75% तक बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 402 अंक की बढ़त के साथ 25,719 पर बंद हुआ और निफ्टी 130 अंकों की बढ़त के साथ 7,818 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 और निफ्टी में 50 में से 42 शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।